गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप लोगों की प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 6.3 की क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 14। उसी की एक वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें ये आकृति दी हुई है बेटा कि इस आकृति में उन्होंने बोला है कि क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दोनों अनुपात जो है वो बराबर है और एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। इस वाले आकृति में ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, ये दोनों हमें इक्वल दिए हुए हैं और हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को जो है समरूप दिखाने हैं। कौन कौन से हैं हमारे पी क्यू एस और टी क्यू आर, और हमें अनुपात किसका दिया हुआ था, क्यू आर बटे क्यू एस का और क्यू टी बटे पी आर का। ये अनुपात हमें इक्वल दिए हुए हैं और एंगल 1 हमें एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ है। हमें त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर जो है ये समरूप दिखाने हैं। तो यहाँ से बेटा मैंने ये 3 त्रिभुज छोटे छोटे बनाए हैं। एक तो मैंने बनाया यहाँ से पी क्यू आर जिसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, और दूसरा मैंने बनाया है पी क्यू एस और टी क्यू आर जिनको हमें समरूप करना है। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज पी क्यू आर में हमारे दो एंगल्स अगर आमने सामने के इक्वल है तो इनकी सामने वाली भुजाएं इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने लिखा है बेटे त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें दिया हुआ है, इसलिए पी क्यू जो होगी वो पी आर के बराबर हो जाएगी भुजा, क्योंकि त्रिभुज के जो समान कोण होते हैं उनकी जो सामने वाली यानी कि सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। इसको हमने ले लिया समीकरण 1। उसके बाद ये अनुपात हमें समान दिया हुआ था क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। इसमें हमने क्या किया, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर की जगह हमने चेंज कर दिया पी क्यू, क्योंकि पी क्यू और पी आर हम इक्वल कर चुके हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर मैंने पी आर की जगह पी क्यू चेंज कर दिया और यहाँ हमारे रीज़न लिखा क्योंकि समीकरण 1 से पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास ये जो अनुपात था इसका हमने व्युत्क्रम ले लिया, व्युत्क्रम यानी कि इसका उल्टा कर दिया, क्यू एस ऊपर ले गए क्यू आर नीचे ले गए। तो यहाँ हो गया क्यू एस बटे क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू बटे क्यू टी। तो यहाँ पर हमने इसे ले लिया समीकरण 2, नीचे वाले हमारे ऊपर चले गए और ऊपर वाले नीचे आ गए, ये अनुपात जो है बराबर हो गए, समीकरण 2 इसको ले लिया। अब हम लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर जिनको हमें समरूप करना है। उन दोनों त्रिभुजों को लेकर अब यहाँ पर मैंने लिखा है त्रिभुज पी क्यू एस में कोण पी क्यू एस जो है और कोण टी क्यू आर जो है वो दोनों एक के बराबर है। यहाँ मैंने आपको अलग अलग बना के दिखाए हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो यहाँ पी क्यू एस में भी हमारा एंगल क्यू आ रहा है यानी कि 1, और टी क्यू आर में भी हमारा एंगल 1 आ रहा है यानी कि एंगल क्यू जो है एंगल 1 के इक्वल आ रहा है। तो पी क्यू एस कोण और टी क्यू आर कोण जो होंगे वो एंगल 1 के इक्वल होंगे, और ये अनुपात हम जो है इक्वल कर चुके हैं समीकरण 2 से। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या आ गया, क्यू एस का अनुपात क्यू आर के साथ और पी क्यू का अनुपात टी क्यू के साथ, ये दोनों हमने बराबर कर दिए, क्यू एस बटे क्यू आर और बराबर पी क्यू बटे टी क्यू, और हमने एक एंगल इक्वल कर दिया, ये जो हमारा एंगल क्यू है दोनों में एंगल 1 के इक्वल। तो यहाँ से ये भुजा और फिर ये कोण और ये भुजा, ये क्या हो गई हमारे, ये दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए और ये वाला जो एंगल है वो इक्वल हो गया। तो यहाँ से भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो गए। तो यहाँ पर ये एंगल 1 जो है दोनों में इक्वल था और ये अनुपात हमने इक्वल कर दिया समीकरण 2 से। तो यहाँ से त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप हो गया। कौन सी कसौटी लगी है, भुजा कोण भुजा यानी कि SAS समरूपता कसौटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो आपकी प्रॉब्लम थी। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। देखिए इन्होंने ए बी सी बोला है और एफ ई जी बोला है,
तो हम डायग्राम में भी ऐसे ही करेंगे, ए बी सी और एफ ई जी। तो ये जो दो त्रिभुज जैसे इन्होंने बोले हैं वैसे ही हम इनको बनाएंगे कि भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। कौन कौन सी? ए बी और एफ ई पर कौन कौन से बिंदु हैं? ए बी पर डी बिंदु स्थित है और एफ ई पर एच बिंदु स्थित है, और ये जो डी सी है वो कोण ए सी बी का समद्विभाजक है, और जो जी एच है वो कोण एफ जी ई का समद्विभाजक है। ये हमें दिया हुआ है। और उन्होंने ये भी दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी के दिया हुआ है। इन्होंने हमें ये सिद्ध करना है कि सी डी बटे जी एच का अनुपात ए सी बटे एफ जी के साथ इक्वल शो करना है। दूसरा, हमें त्रिभुज डी सी बी जो है वो एच जी ई के समरूप करना है। तीसरा, त्रिभुज डी सी ए जो है वो हमें एच जी एफ के साथ समरूप करना है। तो ये बेटा मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। जब हमारा डी सी जो है वो ए सी बी का समद्विभाजक है, कोण का समद्विभाजक है, तो कोण 1 जो है वो कोण 2 के बराबर होगा। और ऐसे ही एफ जी ई में जी एच जो है वो कोण एफ जी ई का समद्विभाजक है, तो यहाँ से कोण 3 बराबर जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। तो यहाँ मैंने बेटा यही लिखा हुआ है। दिया क्या हुआ है हमें? ये दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी, कि ये वाला पूरा जो त्रिभुज है वो इस पूरे त्रिभुज के समरूप दिया हुआ है। और सी डी जो है वो ए सी बी के समद्विभाजक दिया हुआ है, और जी एच जो है वो ई जी एफ का समद्विभाजक दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करने के लिए हमें ये 3 चीज़ें दी हुई हैं, इनका अनुपात, और ये दोनों त्रिभुज समरूप करके दिखाने हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप करके दिखाना है। ये आ जाएगा हमारा सिद्ध करना है हमें। तो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का कैसे करेंगे? देखिए, हमें ये दे दिया कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो एफ ई जी के समरूप है। तो यहाँ से कोण ए जो होगा वो कोण एफ के इक्वल हो जाएगा, कोण बी जो है वो कोण ई के इक्वल हो जाएगा, और कोण ए सी बी जो है वो कोण एफ जी ई के इक्वल हो जाएगा। यही बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए बराबर एफ, बी बराबर ई और ए सी बी बराबर एंगल एफ जी ई। तो ये हमारे, मैंने इसको ले लिया समीकरण, स्टार ले लिया मैंने इसको, स्टार समीकरण से मैंने इसको शो कर दिया। अब हमें ये भी कहा गया था कि सी डी जो है वो ए सी बी का समद्विभाजक है, तो मैंने यहाँ लिखा सी डी जो है वो ए सी बी का समद्विभाजक है। तो यहाँ से कोण ए सी डी जो है वो डी सी बी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये पूरी जो है ये हमारी क्या है? समीकरण ए। इसको मैंने ए समीकरण शो किया है। ऐसे ही जी एच जो है हमारा वो एफ जी ई का समद्विभाजक है, तो कोण 3 बराबर कोण 4, यानी कि एफ जी एच बराबर एच जी ई के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए एफ जी एच जो है कोण ई जी एच के इक्वल है, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैंने ले लिया है बेटा समीकरण बी। तो यहाँ पर एक हमने स्टार समीकरण बनाई है, एक ए बनाई है और एक बी बनाई है। लेकिन हमें पता है बेटा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, तो यहाँ से कोण ए सी बी जो है वो कोण एफ जी ई के इक्वल है स्टार समीकरण से। यहाँ से ये इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने अब लिया है कोण ए सी बी बराबर एफ जी ई जो है ये किससे आएगा? समीकरण स्टार से। ये दोनों इक्वल हैं। अब इनको इक्वल हमने शो किया है, तो इनका हाफ भी जो होगा वो भी इक्वल होगा। जब इनका हाफ इक्वल होगा तो जो ए सी डी है, ए सी बी का हाफ बेटा क्या होगा? देखिए ए सी बी का जो हाफ हो जाएगा वो ए सी डी हो जाएगा या डी सी बी हो जाएगा। तो ए सी डी मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैंने एफ जी एच लिख दिया। तो ये आ गया मेरा ए सी डी बराबर एफ जी एच, यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया। इसको मैंने ले लिया समीकरण
1। ये पूरी है मेरी समीकरण 1, चाहे हम इसको लिखें चाहे हम इसको लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल शो कर दिया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, यानी कि एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH। तो इसको ले लिया बेटा मैंने समीकरण 2। अब हमने त्रिभुज लिए हैं ACD और त्रिभुज FGH। त्रिभुज ACD और FGH, इसमें बेटा अब हमारे कौन कौन से एंगल इक्वल आ गए। एक तो एंगल A जो है वो F के इक्वल आ गया, दूसरा हमने एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल करके दिखा दिया। तो इस त्रिभुज के साथ जब देखेंगे तो जब हमने दो एंगल जो है वो इक्वल कर दिए तो एंगल यानी कि कोण समरूपता कसौटी से ये वाला त्रिभुज जो होगा वो इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर जब AF के इक्वल है, ACD FGH यानी कि 1 बराबर 3 के इक्वल है, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज FGH। जब ACD जो है FGH के इक्वल हो गया तो यहाँ से ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात के साथ और ये वाली भुजा जो है इस भुजा के साथ अनुपात में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, CD बटे GH बराबर AC बटे FG, और यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CD बटे GH बराबर AC बटे FG। और यही बेटा हमें प्रूव करना था फर्स्ट वाला जो इसका पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं, अब हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या लेना है, त्रिभुज DCB को हमें HGE के प्रूव करना है, समरूप प्रूव करना है। तो ये है हमारा DCB और ये है हमारा HGE। इसमें भी बेटा आप देखिए कोण B जो है हमारा कोण E के इक्वल आएगा, और ये वाला कोण जो है हम इस कोण के इक्वल प्रूव कर चुके हैं कि 2 बराबर जो है वो 4 के इक्वल है, और B बराबर जो है वो E के इक्वल है। कौन सी समीकरण से था, ये समीकरण स्टार से था कि B जो है वो E के इक्वल है। और कोण 2 जो है वो कोण 4 के बराबर हमने कर दिया था समीकरण 2 में। तो अब हम यही दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में DCB बराबर HGE यानी कि 2 बराबर जो है वो 4 के इक्वल है इक्वेशन 2 से, और B जो है वो E के इक्वल है स्टार वाली इक्वेशन से हमारी। तो A और A समरूपता कसौटी से हमारा जो त्रिभुज DCB है और त्रिभुज HGE है, DCB और त्रिभुज HGE होंगे वो समरूप हो जाएंगे A समरूपता से, यानी कि कोण समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है DCB जो है वो HGE के इक्वल समरूप प्रूव किया है, इस एंगल को इक्वल दिखाकर और इस एंगल को इक्वल दिखाकर। अब नेक्स्ट है हमारा ये थर्ड पार्ट DCA और HGF। तो DCA और HGF तो अभी हमने पहले भी किया था, उसमें हम क्या शो कर सकते हैं, ये वाला एंगल हमने इक्वल दिखा दिया था और ये एंगल दोनों जो थे वो इक्वल थे। तो एंगल से हमें क्या कर देंगे, ये वाला जो है वो इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए DCA और HGF में एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल है। ACD FGH को हमने यानी कि 1 = 3 हम प्रूव कर चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से त्रिभुज DCA जो होगा वो त्रिभुज HGF के समरूप हो जाएगा। कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर, एंगल यानी कि कोण समरूपता कसौटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो आप लोगों की प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 14 में है हमारे पास त्रिभुज ABC की भुजाएं जो AB और AC है तथा उसकी जो माध्यिका है AD, और एक दूसरा त्रिभुज है हमारे पास अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM जो है। ये दोनों AB और AC जो है वो PQ और PR के, और AD जो माध्यिका है वो PM माध्यिका के समानुपाती है। हमें ये शो करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है।
तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR शो करने के लिए ये मान लीजिए हमारे पास है ABC और ये है हमारे पास PQR, इसमें है हमारी AD और इसमें है हमारी बेटे PM। तो हमें दिया हुआ है AB और PQ का अनुपात, AC और PR का अनुपात और AD और PM का अनुपात जो है वो बराबर दिए हुए हैं और हमें शो करना है कि ABC जो है वो PQR के समरूप है। तो अब इसमें हमें बेटा दो भुजाएं तो बराबर दी हुई हैं लेकिन कोई कोण बराबर नहीं दिया हुआ, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों भुजाओं के साथ या तो हम इस कोण को बराबर करके दिखा दें या फिर हमें तीनों भुजाएं ही तीनों भुजाओं जो दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात हमें इक्वल करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हमारा जो है ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों भुजाओं के अनुपात बराबर करके ये एंगल इक्वल कर दें या फिर तीनों भुजाओं के अनुपात जो है वो बराबर करके दिखाएं। तो अब हमारे पास दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ABC और PQR में हमें AB का PQ के साथ, AC का PR के साथ और AD का जो है PM के साथ अनुपात जो है वो दे रखा है इक्वल। तो हमने यही लिख लिया, दिया है त्रिभुज ABC और PQR में AB बटे PQ, AC बटे PR और AD बटे PM के अनुपात जो है वो आपस में बराबर है। इसको मैंने ले लिया समीकरण A। अब हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो बेटा अब हमारे पास ये वाली जो दो भुजाएं हैं AB के साथ PQ और AC के साथ PR, ये तो हमें इक्वल दी हुई हैं अनुपात में, लेकिन हमें ये तीसरी भुजा का अनुपात इक्वल नहीं दिया। या तो हमें तीसरी भुजा का अनुपात इक्वल करना है या फिर हम बीच में ये वाला एंगल इक्वल कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला एंगल इक्वल करके दिखाने वाली हूँ। इसलिए अब मैंने क्या किया, ये जो माध्यिका है ये इसका मध्य बिंदु हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इसको एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 ले लिया। अब हमें ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के इक्वल शो करना है ताकि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हम ये दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा सकें। तो अब मैंने क्या किया है, रचना की है, AD को DE तक इतना बढ़ा दिया कि AD जो है वो DE के बराबर हो जाए और PM को इतना बढ़ाया है कि PM जो है वो MN के बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए AD को E तक इस प्रकार बढ़ाइए कि AD बराबर DE और PM को N तक इस प्रकार बढ़ाइए कि PM बराबर MN, यानी कि AD DE के बराबर होना चाहिए और PM जो है वो MN के बराबर होना चाहिए। ये हमें रचना में करना है और उसके बाद हमें BE और CE को इधर से QN और RN को मिलाना है ताकि ये हमारे चतुर्भुज बन जाए। अब देखो बेटा D जो है इसका मध्य बिंदु दिया हुआ था BC का, तो BD बराबर DC हो गया और ये हमने इसका मध्य बिंदु ले लिया क्योंकि हमने AD जो है वो DE के बराबर लिख लिया। तो इसका मतलब ये इसका भी मध्य बिंदु हो गया। तो इसका मतलब ये है कि BC और AE जो हैं ये समद्विभाजित कर रही हैं D पर, कि AE और BC जो है वो D पर समद्विभाजित कर रही हैं। तो यहाँ से ये हमारा कौन सा चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। तो ABEC और PQNR जो हमारे बन गए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज बन गए। तो यहाँ पर जो है हमारी उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABEC और त्रिभुज PQNR जो है वो समांतर चतुर्भुज हैं क्योंकि इनके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बिंदु D पर और बिंदु M पर समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि ये इसका भी मध्य बिंदु हो गया और इसका भी, ऐसे ही M जो है वो इसका भी मध्य बिंदु पहले दिया हुआ था और इसका हमने ले लिया। तो इनके जो विकर्ण हैं आपस में समद्विभाजित कर रहे हैं, इसका D पर कर रहा है, इसका M पर कर रहा है। तो ये जो चतुर्भुज बन गए ये हमारे बन गए समांतर चतुर्भुज। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लिया है ये BE जो है वो QN के BE जो है वो AC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में जो सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ऐसे QN जो है वो PR के
बराबर हो गया, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। BE जो है वो AC के बराबर है और QN जो है वो PR के बराबर है। अब AC को मैं इस साइड ले गए आई हूँ, इसके अनुपात में बना दिया मैंने BE बटे AC, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। ऐसे ही QN बटे PR, तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा 1, PR यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको मैंने समीकरण 1 ले लिया, इसको मैंने समीकरण 2 ले लिया, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। BE बटे AC भी 1 के बराबर है, QN बटे PR भी 1 के बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, BE बटे AC और QN बटे PR इनके अनुपात जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये भी 1 के इक्वल था, ये भी 1 के इक्वल था। तो समीकरण 1 और 2 से जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया BE बटे AC बराबर QN बटे PR। अब मैंने क्या किया, QN को इस साइड लेके आई हूँ और AC को इस साइड लेके गई हूँ। तो यहाँ पर QN यहाँ आ गया, यानी कि BE बटे QN हो गया, और AC हमारा ऊपर गया, यानी कि AC बटे PR। तो BE बटे QN बराबर AC बटे PR मैंने इसको कर दिया। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में BE जो है वो QN के अनुपात के साथ ले लिया और AC जो है वो PR के अनुपात के साथ ले लिया मैंने यहाँ पर BE बटे QN और AC बटे PR। अब हमारे पास क्या था, यहाँ पर BE बटे QN जो है वो AB बटे PQ के इक्वल आ जाएगा समीकरण A से। क्यों आ जाएगा, अभी समीकरण A हमारी क्या थी, AB बटे PQ जो है वो AC बटे PR के इक्वल है। AB बटे PQ जो था, क्योंकि AB बटे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, क्योंकि AB बटे PQ जो है वो हमारा AC बटे PR के इक्वल है समीकरण A से, इसलिए मैंने BE बटे QN जो हमारे पास AC बटे PR था उसको मैंने चेंज कर दिया BE बटे QN बराबर AB बटे PQ। AC बटे PR की जगह मैंने चेंज कर दिया AB बटे PQ। तो अब यहाँ पर मेरे पास आ गया BE बटे QN बराबर AB बटे PQ। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, AB PQ पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन मैंने इसे चेंज कर दिया कि AB बटे PQ जो है वो BE बटे QN के इक्वल है। इसको इधर लिख लिया और इसको इधर लिख लिया। ये हमारी समीकरण बन गई 3। अब ये है हमारी समीकरण 3, लेकिन समीकरण A की तरफ अगर हम चलें तो समीकरण A में हमारे पास क्या था, AB बटे PQ जो था वो AD बटे PM के इक्वल हमें दिया हुआ था। इसका अनुपात जो है इसके अनुपात के इक्वल दिया हुआ था। तो समीकरण A से हमने ये लिख दिया AB बटे PQ जो है वो AD बटे PM के अनुपात के बराबर है। अब मैंने क्या किया, ऊपर भी और नीचे भी AD और PM को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2AD जो है वो हमारा AE के इक्वल है। यहाँ देखिए डायग्राम में 2AD जो है वो AE के इक्वल हो जाएगा और 2PM जो होगा वो हमारा PN के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये पूरा 2PM और ये पूरा 2AD के इक्वल हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक AE जो है वो 2AD और PM जो है वो 2PM के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर AD बटे PM जो था वहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2AD AE की इक्वल आ गया और 2PM जो है वो PN के इक्वल मैंने इसे लिख दिया। अब ये दोनों यहाँ से इक्वल आ गए हमारे पास, तो यहाँ मैंने लिख दिया AB बटे PQ बराबर AE बटे PN। इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ये बन गई हमारी समीकरण 4। अब अगर मैं समीकरण 3 को देखूँ और समीकरण 4 को देखूँ तो दोनों लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल है, यानी कि AB बटे PQ और AB बटे PQ। तो यहाँ पर AB बटे PQ BE बटे QN के इक्वल है, यहाँ पर AB बटे PQ AE बटे PN के इक्वल है। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, AB बटे PQ इज़ इक्वल टू BE बटे QN इज़ इक्वल टू AE बटे PN।
यानी कि ये तीनों अनुपात जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 से। ए बी बटे पी क्यू, डी ई बटे क्यू एन और ए ई बटे पी एन कौन कौन से हुए हैं हमारे पास? इसमें देखिए, एक तो ए बी बटे पी क्यू का अनुपात, दूसरा बी ई बटे क्यू एन का अनुपात, तीसरा ए ई बटे पी एन का अनुपात। यानी कि ये वाली जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज की पूरी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो आपस में इक्वल कर दिया हमने। ए बी बटे पी क्यू, बी ई बटे क्यू एन और ए ई बटे पी एन, ये तीनों अनुपात हमारे इक्वल आ गए। तो यहाँ से ए बी ई त्रिभुज जो है वो पी क्यू एन के समरूप हो जाएगा। ये वाला त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप हो गया। तो ए बी ई समरूप त्रिभुज पी क्यू एन। तो बेटा जब हमारे पास ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया तो यहाँ से हमारा ये वाला जो एंगल होगा, कोण 1 होगा, वो कोण 3 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये हम समरूप कर चुके हैं। जब हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो जैसे बेटा हमने ये वाले त्रिभुज समरूप किए हैं, इसी प्रकार से हम ये वाले त्रिभुज भी समरूप कर सकते हैं। ये हम करके दिखा चुके हैं। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए सी ई समरूप है त्रिभुज पी आर एन के, जहाँ से हमारा कोण 2 जो है वो कोण 4 के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में यही लिखा है। ये 1 बराबर 3 के किया था, समीकरण 5 हो गई। फिर दोबारा मैंने लिख दिया इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज के इक्वल समरूप हो जाएगा, जहाँ से हमारा कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर हो जाएगा। इसको मैंने लिख लिया समीकरण 6। उसके बाद बेटा हम समीकरण 5 और समीकरण जो 6 थी उन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी कि 1 + 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 + 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों को जोड़ा, ये हमारी 5 है, ये हमारी 6 है। तो 1 + 2 और 3 + 4। अब यहाँ डायग्राम में देखिए 1 + 2 हमारा क्या बन रहा है, कोण बी ए सी, और 3 + 4 हमारा क्या बन रहा है, कोण क्यू पी आर। तो 1 + 2 हो जाएगा बी ए सी और 3 + 4 हो जाएगा क्यू पी आर। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है, 1 + 2 को लिख दिया कोण बी ए सी और 3 + 4 को लिख दिया कोण क्यू पी आर। अब हमने ये वाला एंगल जो है वो इक्वल कर दिया है। इसको आप समीकरण 7 ले लो, ये हमारी समीकरण 7 हो गई। और ये जो दोनों थे हमारे, ये हमें अनुपात में इक्वल दिए हुए थे स्टार्टिंग में ही, जो हमें दिया हुआ है कि ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर का जो अनुपात है वो बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ये समीकरण ए सी। तो अब हमने 2 भुजाओं का अनुपात इक्वल कर दिया और एक उनके बीच का कोण इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के इक्वल हो जाएगा भुजा कोण भुजा समरूपता से। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये इसके मतलब इसका अनुपात इसके साथ और इसका अनुपात इसके साथ जो था वो बराबर हमें दिया हुआ था। और ये कोण जो है हमने ये पूरा कोण इस कोण के इक्वल कर दिया। तो भुजा, कोण और भुजा, ये तीनों जब हमने ये दोनों भुजाओं का अनुपात इक्वल कर दिया और ये बीच का कोण इक्वल करके दे दिया, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से हमारा त्रिभुज ए बी सी जो है, ये वाला त्रिभुज ए बी सी और ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर जो है, ये दोनों इक्वल हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो गया। यहाँ पर इक्वल नहीं कह सकते बेटे, यहाँ पर हो जाएगा ये समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सी कसौटी लगेगी यहाँ पर, भुजा कोण भुजा, यानी कि एस ए एस समरूपता कसौटी से।